हो गया सर। ओके, सो कितना परसेंट बोला है यहाँ पे? 9 मीटर स्पैन, 50 किलो न्यूटन ईच पे डायग्राम भी देके आपको, एंड यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन बोला है 25%। 25% रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है। सो देखते हैं गाइस सॉल्यूशन। आप डायग्राम इसके नीचे ही आप डायग्राम बना सकते हैं, पूरा पेज आप डायग्राम के लिए छोड़ दो और नेक्स्ट पेज से आप क्या करो, इसके लिए स्टार्ट करो, यानी अटैक के लिए आपके सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करो। ओके, सो सॉल्यूशन गाइस, फर्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप आपका फ्रिक्शन मोमेंट। स्टेप नंबर 1 इट इज फ्रिक्शन मोमेंट। फ्रिक्शन मोमेंट हाउ मच गाइस? 50 into 3 into 6 square by 9 square minus again minus 50 into 6 into 3 square by 9 square। थ्री स्क्वायर सर। बताओ गाइस, WA into B by L plus WA into B by L। WA into B square by L square, WA into B square by L square। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन दे रहा है इसलिए माइनस, दोनों तरफ क्लॉकवाइज रिएक्शन दे रहा है इसलिए प्लस। ओके, हाउ मच? हाउ मच गाइस? 100 ऊपर वाला -100 नीचे 100। कैलकुलेशन ऑफ नेट बीएमडी, जरूरत है क्या वो कैलकुलेशंस करने की नेट बीएमडी की? सिमेट्रिकल लोड है गाइस, तो रिएक्शन क्या रहेगा? दैट इज 50 50, रिएक्शन इट इज 50 50। अब आपको यहाँ पे मोमेंट और यहाँ पे मोमेंट लेना है, तो क्या रहेगा मोमेंट? आप नाम दे दो, नामकरण कर दो इसका। A दैट इज B दैट इज C एंड D। तो C और D पे M at C और D आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं M at C is equals to M at D बोल सकता, सिमेट्रिकल है करके। दैट इज 50 into 3, M at C is equals to 50 into 3 minus 100, यानी 50 किलो न्यूटन इनटू मीटर। नेट बेंडिंग मोमेंट गाइस, नेट बेंडिंग मोमेंट। ओके, नेट बेंडिंग मोमेंट आपका कितना निकलेगा? फिर कितना निकला? 50 किलो न्यूटन इनटू मीटर। अगर सिर्फ और सिर्फ आप इधर से देख रहे हैं 50 into 3, देन माइनस कितना आ रहा? 100, नीचे है कितना आ रहा? 100,
ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाला नेगेटिव, साइडिंग पॉजिटिव हॉगिंग नेगेटिव, एमसी क्लियर कर देते तो वही आपका एमडी भी रहेगा सेम 50 किलो न्यूटन इनटू मीटर, दैट इज स्पैन मोमेंट। हंड्रेड 100 then 2 डब्बा, that is 50 and 50. माइनस एंड मोमेंट माइनस सपोर्ट मोमेंट प्लस, ये यहां से यहां तक कितना है 150 है, क्योंकि 50 into 3 it is 150, 150 माइनस सपोर्ट मोमेंट दैट इज 100, क्योंकि सिमेट्रिकल है करके डायरेक्टली निकल गया, अदरवाइज रिएक्शन कैलकुलेशन करो, देन रिएक्शन कैलकुलेशन करके फिर एसएफआई 0 पॉइंट पे निकालो, तो एसएफआई 0 पॉइंट यहाँ पे भी एक रहेगा और यहाँ पे भी एक रहेगा। शेयर फोर्स इसका कैसी कैसी बनेगा, ये डब्बा और ये डब्बा यहाँ पे नो शेयर रहेगा, इन बिटवीन ऑफ सी टू डी नो शेयर, इस तरह बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम से। ये डब्बा 50 का डब्बा, देन ये नीचे का 50 का डब्बा, इस तरह शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी। तो इसलिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ओके, जो भी आपके ये रहेंगे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट फॉर्मूले है, तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अदरवाइज मैंने कल आपको जैसे बताया, जैसे अपन हर वक्त करते हैं, पहले क्या करते हैं रिएक्शन कैलकुलेशंस निकालते हैं, रिएक्शन कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका जीरो बेंडिंग मोमेंट है वहां पे आप मैक्सिमम एसएफ यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, जहाँ पे जीरो एसएफ है वहां पे। ओके, तो ये क्या हो गया गाइस नेट बीएमपी डायग्राम, BMP diagram. Now we want to draw elastic envelope before bending. Elastic envelope before bending. Step number 4. Before bending. Before redistribution.
before moment distribution. So we want, guys, this x x1 x1. Okay, x1 x1. So structure. Point of counterfactual. Before moment distribution. अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पहले का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर आपको निकालना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल थिंग, यहां से डायरेक्टली मोमेंट ले लो। ओके, डायरेक्टली क्या ले लो? मोमेंट ले लो। तो this is x, guys, and 100. M is equals to 0 at x. So 0 is equals to 50 into x minus 100. So x is equals to 2 meter. X is equals to 2 meter. 100 divided by 100 divided by 50 is directly 2 meter. So आपका x क्या आ गया यहाँ पे? 2 मीटर आ गया। यानी 2 मीटर पे क्या है आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अप्लाई on support moment. कितना परसेंट देंगे गाइस? 25%. Okay, 25%. So support moment becomes, सर ब्लैक स्क्रीन आ गई। सपोर्ट मोमेंट्स कितना रहेगा गाइस? फिर 100 यानी माइनस 100 into 100 divided by 100 minus 25 divided by 100, 75%. minus 75 kilonewton into meter. Minus 75 kilonewton into meter. Done. Step number. Can I erase this, guys? Also, सर ते सपोर्ट मोमेंट कसा घेतला सांगाल बरं एकदा? ये सपोर्ट मोमेंट है, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है कितना परसेंट? 25% रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसलिए डायरेक्टली 100 किलोन्यूटन इनटू मीटर। माइनस क्यों लिया? सपोर्ट मोमेंट माइनस में, इसलिए माइनस। नहीं भी लिखा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है सपोर्ट मोमेंट ऊपर रहेगा तो हॉगिंग में रहेगा, इसलिए आपने माइनस भी नहीं लिया तो भी चलता, लेकिन मैंने माइनस लिया है। ओके, सो लिया नहीं लिया नो डाउट, कोई इशू नहीं, बिकॉज़ अब आपने पहले बोल दिया सपोर्ट मोमेंट है, सपोर्ट मोमेंट हॉगिंग में है। सो वो 100 था तो 100 से कितना हो गया? अभी 25% रिड्यूस हो गया, 25% रिड्यूस हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दैट इज नथिंग बट 75 किलोन्यूटन इनटू मीटर, 75 किलोन्यूटन इनटू मीटर हो गया। एंड वो 2 मीटर पे आपका क्या है? अभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर आपका 2 मीटर पे है, ये आपने अभी निकाल लिया। तो आपको क्या चाहिए अभी? आपको चाहिए यहाँ पे ये जो अगर सपोर्ट मोमेंट मेरा अगर 75 हो गया तो इसके वजह से मेरा क्या ज्यादा होगा? ये मोमेंट ज्यादा होगा गाइस। ये मोमेंट कितना ज्यादा होगा? 50 का, that 150 minus again 75, या 100 था तो 75 हो गया, तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। आओ देखते हैं, that is 8।
B. On a support cut level, on moments 25%, तो 25% डाला तो सपोर्ट मोमेंट मेरा कम हो गया और मेरा जो ये था स्पैन मोमेंट इज इक्वल 100 माइनस 75 माइनस 75 है, या फिर आप सीधा सीधा निकाल सकते हो और ये इसी करके यहाँ पे क्या रहेगा आपका 75। रिएक्शन चेंज होगा क्या गाइस? सिमेट्रिकल है, रिएक्शन चेंज नहीं होगा, रिएक्शन वही रहेगा 50 का 50 50 ही रिएक्शन रहेगा दोनों जगह, यानी जो रिएक्शन पहले था, जो आरए पहले था वही आरए अभी भी रहेगा। 3 मीटर कितना हो गया 3 मीटर में, फिर 50 into 3 minus 75 यानी 75 किलोमीटर इनटू मीटर। तो ये रिएक्शन मैंने क्यों चेंज नहीं लिया? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल है, रिएक्शन वही रहेगा, रिएक्शन वही रहेगा, क्योंकि आपका m यानी ये जो a है, a पे और b पे जो भी आपका एंड मोमेंट है, सपोर्ट मोमेंट है, वो सेम है, दैट्स व्हाई रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा अगर ये चेंज होगा। ओके, सिर्फ कहां पे चेंजेस आएंगे? चेंजेस आएंगे दिस मोमेंट में। कौन सा मोमेंट? आपका स्पैन मोमेंट। स्पैन मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, अगर सपोर्ट मोमेंट कम हो गया तो स्पैन मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा? यानी अभी इक्वल निकालना पड़ेगा। मीटर 1.5 मीटर। आप डायरेक्ट कैसे क्या लिख रहे सर? 1.5 मीटर 1.5 मीटर देख डायरेक्ट कैसे क्या लिख रहा बता। ये -75 है, ये +75 है, टोटल 3 मीटर डिस्टेंस है, तो x क्या रहेगा आपका? डायरेक्टली हाफ निकालेंगे उसको। सिमिलर ट्रायंगल मेथड से निकाला आपने गाइस, तो डायरेक्टली हाफ निकलता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। और आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हैं, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी क्या है 1 डिग्री में है, इसीलिए। So step number 6, आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये आपका सपोर्ट मोमेंट है, यानी सपोर्ट मोमेंट एंड स्पैन मोमेंट। तो ऑब्वियसली दिस इज बोथ आर द 75 75। आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड से भी जा सकते हैं और आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। 50 75 that x m is equals to 0 0 is equals to 50 into x minus 75, x is equals to 1.5। ओके गाइस, इस तरह भी जा सकते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल मेथड से गए तो भी कोई आएंगे। तो दैट इज योर x2, it's nothing but x2 guys, this is nothing but x1 ना, x1 वहां पे लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा x2, यानी सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर को आप ऊपर लेके जाओ, आपको यहाँ पे m निकालना है गाइस। क्या निकालना है आपको? m निकालना है, m1। तो m1 आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड से अगेन निकाल सकते, क्योंकि ये 1.5 है। दो मेथड है यहाँ पे, दो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू डाल के, x की वैल्यू कितनी डालेंगे m इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, m इज इक्वल टू चाहिए x की वैल्यू कितनी रहेगी
1.5 करके भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सिमिलर ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर 2 मीटर के लिए 100 है तो 0.5 के लिए कितना, क्यों 0.5 बोला मैंने, क्योंकि यहाँ से 2 मीटर है, ये यहाँ से 2 मीटर, तो यहाँ से ये कितना है 1.5 मीटर, यानी बचा कितना 0.5 मीटर। 0.5 मीटर के लिए कितना रहेगा, 2 मीटर के लिए अगर 100 है 0.5 के लिए कितना रहेगा 25, -25 दैट इज द आंसर। ओके, तो भी अपन स्टेप से ही जाएंगे, यानी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर्स बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद का अपन क्वेश्चन पेपर इसका देखेंगे, यानी 19 का देखेंगे, तो 19 में देखिए क्या आया था। अब कहां तक आ गए, यहां तक आ गए। नेक्स्ट हम डैश स्टेप नंबर 7, मोमेंट at a point of contrafacture after moment redistribution, after moment redistribution, for before moment redistribution, that is nothing but m1 guys. So m1 calculation, m1 is equal, दो मेथड से आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड या फिर आप डायरेक्टली जैसे हरदम जाएंगे, हम हरदम कैसे जाएंगे, यही मेथड अपनी -100 कहां पे चाहिए आपको, बिफोर मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए 100 50 x is equals to 1.5 guys. So m1 is equals 50 into 1.5 minus 100, -50 आएगा, सॉरी 50 आएगा, -25। -25 आएगा, हाँ सर। हाँ 75 होगा, -25 बराबर, -25। सर तो मोमेंट -100 का घेतला होता तिथे, हाँ माइनस मध्ये येईल ना, हा हाच सेक्शन घेतलाय म्हणून मी मोमेंट्स माइनस मध्ये घेतले, मोमेंट दैट इज हॉगिंग मोमेंट नीचे आ रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा सैगिंग मोमेंट, दैट्स व्हाई माइनस। आपने यहाँ पे माइनस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, नो इशू। सर आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करताना आपण स्टेप नंबर 6 मध्ये -75 घेतलेलं आहे। आफ्टर है, हाँ बिफोर है। आपको क्या चाहिए गाइस, आपको सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर पे बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे मोमेंट चाहिए, बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे मोमेंट चाहिए। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर का जो पॉइंट है वो आपको प्लॉट करना है फर्स्ट वाले एनवेलप में, बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के एनवेलप में, बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के एनवेलप में, और बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के एनवेलप में आपको क्या चाहिए, वहां पे आपको m1 चाहिए, इसीलिए मैंने बिफोर पकड़ा। ओके, और बिफोर का लिए मेरा कितना है 100 है, बिफोर के लिए कितना है मेरा 100 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं भाई, सिमिलर ट्रायंगल मेथड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 25। ओके नेक्स्ट,
नेक्स्ट गाइस, ड्रॉ, नहीं ड्रॉ नहीं, अब ये M1 का रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप नंबर ए, M1 यानी क्या हो जाएगा, M1 डैश कितना परसेंट होगा, M1 डैश redistribution of M1 25%. So minus 25 into 100 divided by 100 minus 25 divided by 100. How much guys? 25 का 75% again. 18.75. 18 point something. Next, last step. Draw final envelope. Draw final envelope. Final elastic envelope. So final guys, final के लिए मैं मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन. Negative. That is 1.5. That is 200. ये कितना है यहाँ से यहाँ तक माइनस 18.7 था. 18.7 था. ओके गाइस, तो ये आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट है. इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपका डिजाइन करना है सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी फिक्स बीम फॉर अ सिंगल स्टोरी के लिए आप कर सकते हैं. मैं डबल स्टोरी के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करता और ना मैं उसके रिडिस्ट्रीब्यूशन करके डिजाइन देता. इट इज, ये एजम्पशन है स्ट्रक्चर को लाइट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल करने के लिए, टेम्पररी स्ट्रक्चर कास्ट करने के लिए और लाइफ ऑफ स्पैन कम करने के लिए, ओके. कुछ डाउट होगा तो पूछो गाइस. फाइनल नाम नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे भी नाम नहीं लिखा. दैट इज elastic envelope.
after moment redistribution. Final. After moment redistribution. ओके गाइस, बताओ फिर। अभी कुछ नहीं समझाऊंगा तो बताओ, समझाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हॅलो हाँ हॅलो बोल सर. बोल ना। सर रिडिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच काय होते? कालच सांगितलं मी रिडिस्ट्रिब्युशन म्हणजे काय होते. कालचा क्लास केला नाही का? सर नाही सर, ते अर्ध्यातून हे झालं होतं, म्हणजे स्टार्टिंगला नव्हतं. रिडिस्ट्रीब्युशन करणे म्हणजे मोमेंटला डिस्ट्रीब्यूट करणे परत म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट करणे आणि सपोर्ट मोमेंटला कमी करणे, सपोर्ट मोमेंटला रिड्यूस करणे. ओके, त्याला रिड्यूस कितपर्यंत करणे? 70% पर्यंत आपण रिड्यूस करू शकतो. अप टू 70%, अप टू 70%. ओके, आणि फक्त 30%च रिड्यूस करणं अलाउड आहे. म्हणजे 100% ची व्हॅल्यू तू 70% पर्यंत आणू शकते, जसं इथे केला 25% केलं. तिथे जर 30% जर रिडिस्ट्रीब्युशन असतं तर 70 पर्यंत आणू शकलो असतो. सपोर्ट मुवमेंटला कमी करणे, सरळ सरळ पकड. सपोर्ट मुवमेंटला कमी करणे. कमी का बरं करतोय? कारण की तुला इकॉनॉमिकल डिझाईन पाहिजे आहे म्हणून कमी करतोय. ओके, बाकी काहीही कारण नाही आहे. सर मतलब क्वेश्चन मध्ये देऊन राहील काय एवढा पर्सेंट रिडिस्ट्रीब्युशन करा म्हणतो. आज पण लेट जॉईन झाला का तू? आज पण लेट जॉईन झाला हो, का? आता सर आता क्वेश्चन मध्ये आहे ना का 25 25% आहे ना? आता माहित नाही सर, लवकरच जॉईन झालो आज. लवकरच झाला. क्वेश्चन मध्ये दिलंच राहील. हा क्वेश्चन बघा, विंटर 19चा आहे. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क करना है. ओके, यहाँ पे लिखा है, અને हर एक इसमें आप अगर यहाँ पे ध्यान देते हो तो ये आपके काय के लिए है? विंटर 19 के लिए है. और मैं विंटर समर 18 के लिए भी देखा मैंने, तो समर 18 के लिए भी आपको क्या दिखा गाइस? सेम क्वेश्चन. राइट नोट्स ऑन मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स. एंड यहाँ पे क्या बोला है? राइट नोट्स ऑन प्लास्टिक हिंजेस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. प्लास्टिक हिंजेस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. सो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है, किस तरह है, मोमेंट्स क्या लेते, किस तरह लेते. ओके, सो मुझे कुछ और अच्छा क्वेश्चन दिख जाए तो मैं ले लेता हूँ. 1 मिनट. कोणता क्वेश्चन आहे सर? हा क्वेश्चन दिसत नाही का याच्यामध्ये? विंटर 19. शेयर आहे ना हो फाईल? सर. ओके, विंटर 19 मध्ये सेम टाइप का क्वेश्चन है गाइस. 8 मीटर का है
carries two concentrated point load of 40 meter each from left and right support. अब from left and right support कहाँ पे देखिए है, कहाँ पे देखिए, इक्वल डिस्टेंस पे डालना पड़ेगा आपको, यानी 8/3 8/3 8/3 पे लगेगा तीन स्पैन, जैसे यहाँ पे 9/3 इट इज 3, वैसे यहाँ पे क्या लगेगा 8/3 8/3 8/3 2.66 2.66 2.667, ओके 2.67 प्लस 2.67 प्लस 2.67 ऐसे रहेगा, है ना? या मैंने कुछ गलत बोला? 2.66 ही रहेगा या फिर यस 2.667? हाँ सर, तो उतना रहेगा। 2.667 ही रहेगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा बाकी दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसी चैलेंजिंग क्वेश्चन वगैरह कुछ आया नहीं है यहाँ पे, मेरे पास पूरे ही पेपर है, मैंने पूरे ही पेपर आज निकाले 4th ईयर के, तुम्हारे 7th सेम के। सर हर सेम में ऐसे आते का? सगळ्यात सेम मध्ये आहे. मी तुला आता समर दाखवला, मी तुला 16 दाखवतो, विंटर 16 पण दाखवतो था, क्वेश्चंस दिखा देता मैं वहां पे। सिर्फ और सिर्फ अभी ये क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है 30% है, हर क्वेश्चन सेम रहता है। इसके साथ थ्योरी है। दूसरा इसके और वाला क्वेश्चन काय में है, एक मिनट गाइस, एडवांस आरसीसी निकाल लिया मैंने, 1 मिनट। एडवांस आरसीसी, एडवांस आरसीसी का पेपर दिखाया था ना मैंने, अरे यार यहाँ तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ पेपर। आरसीसी 2 विंटर 16 आरसीसी 2 चा पेपर असणार, एक मिनिट। विंटर 15 हा दिसतोय का? ये तुम्हारा विंटर 15 का पेपर है। विंटर 15 के भी पेपर में वही है, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट। अब क्या आप बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन redistribution of moment, printing error guys, ओके प्रिंटिंग एरर, redistribution of moment ही है वो, सिर्फ और सिर्फ redistribution of moment ही आपको एक्सप्लेन करना है। ओके redistribution of moment क्या कर रहा कि यहाँ पे जो भी मोमेंट है मेरा, वो मोमेंट मेरा इधर मेरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, और यहाँ पे जहाँ पे आपका ये हो रहा, क्या बोलते, जहाँ पे भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर आ रहा, वहां पे एक नोड बन रहा, वहां पे एक हिंज बन रहा, वहां पे वो हिंज पे आपके मोमेंट्स भी क्रिएट हो रहे। जैसे भी सेकंड हिंज है, तो सेकंड हिंज पे मेरा यहाँ पे ये वाली इस पे मोमेंट क्रिएट हुआ, दैट इज -18.75, उसी टाइप। तो यहाँ पे 9 मीटर्स अगेन 40-40, वहां पे ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या है, 8 मीटर 40-40 30 मीटर, 9 मीटर 40-40 30 मीटर, यानी आपको सेम ही क्वेश्चन दिखेंगे सभी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स हो गया, इसी तरह सॉल्व करना है, और आपको क्या निकालना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके लिए गाइस होमवर्क है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के अभी तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो पूरे सॉल्व करके होना मुझे कल के होमवर्क के लिए, समझे क्या? ये सुना ही नहीं आया क्या आपको? ओके सर क्वेश्चन पेपर मी देतो ना, त्याचं टेन्शन कशाला घेताय? आले मेलवर. ठीक आहे सर, मेलवर आलेले आहे, मेलवर आलाय सर. आलेले आहे सर मेलवर, तेच क्वेश्चन पेपरचं टेन्शन नका घेऊ तुम्ही, क्वेश्चन पेपर मीच देतो पूर्ण, मी पूर्ण क्वेश्चन पेपर काढलेले आहे। सो विंटर समर दोनों भी, सभी के सभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर, ओके इस टाइप के क्वेश्चन, आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए अपना, ये भी हो गया। अभी दूसरा देखते हैं कि यूडीएल कहाँ पे पूछा है, यूडीएल वाले भी क्वेश्चन पूछे, वो भी दिखा देता मैं।
विंटर 17 नहीं देखा ना अपन ने, विंटर 17 नहीं देखा। विंटर 17 में अरे विंटर 17 में भी सेम है। यूडीएल वाला एक आधी क्वेश्चन मिलेगा, जो एक आधी क्वेश्चन था वो मैंने कल ले लिया। अगर मैंने वो कल ले लिया तो वो क्वेश्चन मत सॉल्व करना, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है बाकी सभी के सभी आप सॉल्व कर देना। यहाँ पे भी क्या आएगा गाइस, रिएक्शन कितना आएगा, इक्वल ही है तो 60 यहाँ पे रहेगा और 60 यहाँ पे रहेगा। ओके, ये भी सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट और देख लेते, दूसरा देख लेते हो। क्या क्या देखा अपन ने, विंटर 19, 18, 16 में पेपर नहीं है मेरे पास, कुछ भी होके मैंने सिलेक्ट नहीं किया मैं भी। एंड विंटर 15 तक देखा। देन अभी समर 19 देख लेते हैं। समर 19 समर 19 गाइस, समर 19 में कुछ अलग है क्या? अरे समर 19 वाला ही क्वेश्चन कल सॉल्व किया था क्या अपन ने? नहीं, यहाँ पे डायग्राम नहीं देखी है बस। यहाँ पे क्या नहीं देखिए, डायग्राम नहीं देखी। बाकी क्या देखिए, 8 मीटर 40 किलो न्यूटन लेफ्ट एंड राइट ऐसी बोला है डायरेक्टली। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट 7 मार्क के लिए। ओके, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट गाइस 7 मार्क के लिए। अगेन नेक्स्ट पेपर, समर 18 देखा है अपन ने, है ना? या समर 16 देखा है? समर 18 आई थिंक सो ओपन है। सर डिस्टन्स नाही घेऊन आहे त्याच्यात काय पॉईंट रोडच्या कॉन्सन्ट्रेटेड मीटरवर आहे. आवाज तुझा कमी येतोय महेंद्र. सर डिस्टन्स नाही देऊ नाही म्हणते. डिस्टन्स, इक्वल डिस्टन्स टू कॉन्सन्ट्रेटेड लोड कुठे टाकणार आहे तू आता? इथे दिसलेला आहे का तुला? लेफ्ट अँड राईट सपोर्ट. सरळ इक्वल डिस्टन्स. इक्वल डिस्टन्स म्हणजेच काय? याने 8/3 8/3 8/3 2.667 2.667 2.667 खत्म. ओके, तो ऐसी टाइप का तुमको भी क्वेश्चन आ सकता, या फिर तुम्हारे टाइम कुछ ना कुछ और चेंज हो सकता। देखो ये भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया ना अभी? हाँ, यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया। दैट इज इन विंटर समर 18. ओके, समर 18, देन समर 17. मैं इसकी थ्योरी दे देता गाइस, थ्योरी अभी थोड़ी देर में मैं सेंड कर देता, यानी ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता। और वाला अपन इसका कल दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसको 1 घंटा लगता है अपने को सॉल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के और में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे ना तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? टू स्पैन कंटिन्यूअस ABC is long 10 meter long if freely supported at AB कंटिन्यूअस ओवर द बी, यानी बीच का सपोर्ट ए क्या है आपका? कंटिन्यूअस, यानी बी सपोर्ट क्या है? कंटिन्यूअस। डिस्टेंस एट 5 मीटर, यानी 5 मीटर के आपके 2 स्पैन है फ्रॉम ए। द बीम हैज अ सल्फेट बीम का सल्फेट देके है 8 किलो न्यूटन पर मीटर एंड कैरीज अ लाई लोड 18 किलो न्यूटन पर मीटर. Plot the maximum bending moment diagram envelope after 30% redistribution of moment. Use partial safety factor is equals to 1.5. तो ये अपन कल सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका टॉपिक ओवर, टॉपिक ही नहीं रहेगा फिर। ओके, यानी इसके साथ वाला पॉइंट लोड वाला भी देखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ वाला पॉइंट लोड वाला भी देखना पड़ेगा, और आपको और 1-2 क्वेश्चन पेपर्स दिखा देता है, यानी बेटर रहेगा। ओके,
ऍडव्हान्स का बरं खोलतोय मी? देखो गाइस, एडवांस अभी खोल ही दिया है, तो एडवांस में ये 20 मार्क के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये थ्योरी है 8 मार्क और ये प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन 8 में ही टोटल खत्म है एडवांस। एक मिनट, एडवांस आरसीसी जल्द से जल्द चालू करेंगे, नेक्स्ट वीक से चालू कर देंगे हम। यहाँ पे भी सेम ये इस तरह का क्वेश्चन रहता जो अभी था थोड़ी देर पहले, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स डेड लोड इज गिवन था और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइव लोड इज आल्सो गिवन, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो इतने सारे पेपर्स है, पेपर्स आपके पास है, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे पीडीएफ बना के सेंड करना है। या फिर जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम गया, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम गया है तो मुझे आपको कॉल करना है या फिर मुझे डायरेक्टली सेंड कर देना। ओके, समझ गया? डिस्ट्रीब्युशन ना काय म्हटलं? पण रिडिस्ट्रीब्युशनचे सॉल्व करायचे आहे ना का बाकी पूर्ण सॉल्व करायचे जे शिकवले? नाही 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 नाही, पूर्ण सॉल्व करायची गरज नाही। पूर्ण सॉल्व तुमची इच्छा, तुम्हाला करायचं असेल तर पूर्ण सॉल्व करा। आपलं काय काय झालेलं आहे सांगून देतो मी आताच। पहिला क्वेश्चन झालेला आहे, सेकंड क्वेश्चन झालेला है, ओके, पहले 2 क्वेश्चन हो गए अपने। देन नेक्स्ट अपना अभी 5वां बेका बी हो गया। मैं थोड़ी देर में आपको ये भी भेज देता, क्या थ्योरी भेज देता, थ्योरी पढ़ लो आप एक बार के प्लास्टिक हिंजेस का क्या है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रिलेट करता, तो आपको ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5A भी हो गया। कल अपना अपन और 2 क्लास लगेंगे अपने को इस ये 2 करने के लिए, यानी ये क्वेश्चन करने के लिए, और इसके और वाला और एक क्वेश्चन रहता डिजाइन का, एक्चुअल डिजाइन, जो एक्चुअल डिजाइन इसके ऊपर करना पड़ता, वो भी एक क्वेश्चन है। मुझे अभी मिल नहीं रहा, मैं वही देख रहा था अभी तक, ये अगर वो क्वेश्चन अगर मिल गया डिजाइन करने का, डिजाइन, एक मिनट, ड्रॉ रेनफोर्समेंट डिटेल्स, देखो ड्रॉ रेनफोर्समेंट डिटेल्स, रेनफोर्समेंट डिटेल्स कब निकालते गाइस? जब डिजाइन करेंगे तब। ओके, सो रेनफोर्स कंक्रीट फिक्स बीम ऑफ 6 मीटर carrying a uniformly distributed load 12 kilonewton into meter excluding sulfate, तो सल्फेट आपको लेना पड़ेगा। एनालाइज एंड डिजाइन बीम यूजिंग 25% ऑफ redistribution ऑफ मोमेंट, तो ये क्वेश्चन मैं कर लेने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व मत करना। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की आपको सभी के सभी सॉल्व करने, जो मैंने सॉल्व करके नहीं दिए। ओके, ये मैं कल सॉल्व करके देने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये फ्रेम है, आपको पेपर्स मैंने पूरे दिए हैं, आप पेपर देख सकते हैं। पेपर में आपका ये जो टॉपिक है 20 मार्क्स वाले, ये बहुत बड़े टॉपिक है। डिजाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग, इट इज टोटली लार्ज टॉपिक, जो कि मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद अपने ऑफलाइन चालू होंगे तो ऑफलाइन में मुझे सिखाने के लिए बेटर लगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम सिखाने के लिए मिनिमम यहाँ पे 6 से 7 घंटे जाते हैं एक प्रॉब्लम सिखाने के लिए, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स हैं, और ऑनलाइन में तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा। सो स्लैब भी वैसी ही है, स्लैब भी ज्यादा जाते हैं, लेकिन स्लैब मैं आपको इस तरह सिखाऊंगा कि मेरे जो भी अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट, तो लाइव प्रोजेक्ट को लेके ही मैं तुमको स्लैब सिखाऊंगा। जो भी मेरा लाइव प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं अभी आपको मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट दिखा देता, 1 मिनट। तो लाइव प्रोजेक्ट का ही हम डिजाइनिंग करेंगे डायरेक्टली। स्लैब वगैरह, यानी आपको स्टार्ट से मेरे एक्सेल शीट से किस तरह निकलता और आपका मैन्युअली किस तरह निकलता है, यानी कंपैरिजन अपन करके देखेंगे। कि एक्सेल शीट किस तरह फॉर्म करना पड़ता, क्या करना पड़ता, डिजाइनिंग में किस तरह जाना पड़ता,
ये सब चीजें जो है ये मैं आपको बताऊंगा। हैंग गाइस, हैंग। ओके, खुल गया, फाइनली खुल गया। दिसत नाही सर. हा ब्लॅक झाला असेल पूर्ण स्क्रीन. हो सर. माझ्याकडे ब्लॅक झाली. अरे हा लॅपटॉप कसा हँग भरपूर होतो ना. मी उद्या मारील माझा रिकव्हरी, आज कॉपी करील पूर्ण. रिकव्हरी मारल्यावर मे बी होऊन जाईल. 1 मिनिट. हा बघा, याच्या आपण काय रूम्स डिझाईन करू, म्हणजे स्लॅब्स डिझाईन करू पूर्ण. जसं किचनचा स्लॅबची साईज ही आहे, बेडरूमच्या स्लॅबची साईज ही आहे, डायनिंगच्या स्लॅबची साईज ही आहे, हॉलच्या स्लॅबची साईज ही आहे. तर असं आपण डायरेक्टली स्लॅब डिझाईन करू. ओके. आणि परत आपण जो अपने ये रहते यानी फ्लैट स्कीम है, एक फ्लैट स्कीम भी है मेरे पास, यहाँ पे नहीं है ये, इस पे वो फाइल नहीं है अपलोडेड ये लैपटॉप पे. सो एक फ्लैट स्कीम है बड़ी, उसका भी हम करेंगे, उसका भी हम डिजाइन करेंगे. ये सबमिशन फाइल है गाइस, ये कुछ इस तरह है, लेकिन टीपी की बहुत बहुत बड़ी सबमिशन फाइल बनती है जो भी टीपी लिंक है. यानी बहुत कुछ रहता है, यहाँ पे नीचे टेबल्स रहते, ऊपर टेबल्स रहते, बाजू में पूरे टेबल्स रहते, तो टेबल्स ही टेबल्स रहते. ठीक है, तो इस तरह हम इसका ये जो है हॉल का, डाइनिंग का, किचन का, ये सब बेडरूम अपन सेंटर टू सेंटर लेके डिजाइन करेंगे अपने काय पे. आपका जैसे अभी यहाँ पे देखे, कहाँ पे देखे है, 1 मिनट स्टॉप कर दो, क्लोज. जैसे कि यहाँ पे अभी नीचे देखो, ये 2-वे स्लैब ऑफ रूम इंटरनल साइज 4 into 6.5 मीटर. तो इंटरनल साइजेस मैंने अभी आपको ऑटोकैड शीट में मैंने दिखाया. तो उसी तरह के जो भी मेरा एक्चुअल शीट्स है, वो एक्चुअल शीट्स, एक्चुअल डिजाइनिंग अपन करेंगे. तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लोर फिनिश में 1.5 ही क्यों लेता, ये मैं लाई लोड यहाँ पे 2 देखे तो मैं 3 ही क्यों लेता. तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली. यानी आपका लेवल आ गया अभी कि आप, जैसे अपन ने आरसीसी 1 में एक रूम डिजाइन करने के लिए बोला था मैंने आपको, यानी ये करने के लिए क्या, फुल प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं. लेकिन अभी आरसीसी 2 में हो जाएगा, क्योंकि आरसीसी 2 में आपको 2-वे स्लैब भी हो जाएगा, आपका फाउंडेशन भी हो जाएगा, इसेंट्रिक फाउंडेशन. जो इसेंट्रिक फाउंडेशन लगता है, इसेंट्रिक फाउंडेशन कहाँ पे, आइसोलेटेड फुटिंग, इसेंट्रिक फाउंडेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के और यहाँ पे ये कॉलम है, लॉन्ग कॉलम आपको है, ये लॉन्ग कॉलम का क्वेश्चन है, और ये इसेंट्रिक फुटिंग का क्वेश्चन, इसेंट्रिक फुटिंग का क्वेश्चन. ओके, क्यों इसेंट्रिक फुटिंग है, क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वजह से बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे देखे, इसलिए इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन. ओके, तो और एक्चुअली जो भी अपने फुटिंग्स रहते टोटली, वो सभी के सभी इसेंट्रिक रहते मैक्सिममली. कॉन्सेंट्रिक अपन जो आरसीसी 1 में की है दैट इज बेसिक, वो अपन मैक्सिममली करते ही नहीं. मैक्सिममली आपके सेटबैक आपको करना पड़ता आपके कॉलम्स को, तो आपको यानी ऑफसेट करना पड़ता. तो ऑफसेट करने की वजह से जो फुटिंग हो जाती है वो फुटिंग इसेंट्रिक ही होती.
तो इसलिए फुटिंग इसेंट्रिक होती तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको कॉलम शिफ्ट करना पड़ता। तो कॉलम पे लोड का क्या लगता है आपका, कॉलम पे लोड आपका ये लगता है, यानी मोमेंट के लिए लगता है। तो कॉलम का जो भी मोमेंट है वो मोमेंट क्या पे आता, फुटिंग पे आता, और उसके वजह से इसेंट्रिक फुटिंग बनती। उसके वजह से इसेंट्रिक फुटिंग बनती। तो इसेंट्रिक फुटिंग किस तरह डिजाइन करते, क्या करते, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस आज अपन इतना ही लेते हैं। आपको मैंने क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर, यानी ये भेजे क्वेश्चन पेपर, नहीं भेजे होंगे तो मैं लिंक भी भेज देता हूँ उसकी आपको पर्सनली ग्रुप पे। और कल अपन इसका ही देख लेंगे, इसके बाद का जो क्वेश्चंस मैंने बताया था डिजाइन वाला क्वेश्चन वो हम देख लेंगे गाइस। ओके, कल मिलते गाइस। ठीक है सर।